नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको जमुई से बताएंगे, जहां ट्रेन की एसी बॉगी के B4 में धुआं फैलने से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामला झाझा स्टेशन के पहले रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस का है। जानकारी के मुताबिक एक बोगी के पहिए में ब्रेक बाइंडिंग से निकला धुआं एसी बोगी के B4 में फैल गया। हालांकि बाद में रेल कर्मचारियों ने इसे ठीक भी कर दिया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात लगभग 9 बजे ये घटना हुई और घटना की वजह से घंटों तक स्टेशन पर ट्रेन को रोका रखा गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। जमुई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसी बोगी में धुआं फैलने से यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। ब्रेक बाइंडिंग से निकला धुआं बोगी तक पहुंचा, जिसके बाद यात्रियों में हलचल तेज हो गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। और इसी बीच तस्वीरें सामने आई जिसमें जमुई प्लेटफॉर्म पर लगातार ट्रेन को घंटों तक रोका गया, जब तक कि तकनीकी खामियों को दूर नहीं कर लिया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जमुई से। ये बड़ी खबर है, जहां एसी बोगी में धुआं फैलने से हड़कंप मच गया है। और इसी बीच सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्य के राज्यपाल बदले गए हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल होंगे। और आपको बता दें कि पहले केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान। विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का जिम्मा दिया गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल को बदल दिया गया है। 5 राज्य के राज्यपाल को बदला गया है, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। बिहार की जिम्मेदारी आरिफ मोहम्मद खान को दी गई है। और आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल बनाने पर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने केंद्र के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी अपने मंसूबों में कायम नहीं हो पाएगी। तो कांग्रेस का ये कहना है कि राज्यपाल के बाद अब चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बीजेपी दरकिनार कर देगी। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने नए राज्यपाल का स्वागत किया। राजनीतिक परसेप्शन के लिए, राजनीतिक सोच के तहत बिहार में राज्यपाल बदले हैं, उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार की नीतियों को अच्छी तरह समझ रही है। बिहार की जनता को पता है कि बिहार में किस तरह से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया जाना विपक्षी दलों को केंद्र पर माइनॉरिटी विरोधी होने के आरोप पर नींबू निचोड़ने से कम नहीं फील हो रहा होगा। सर्वधर्म समभाव का अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य कदम है। आरिफ साहब का बिहार में स्वागत है, अभिनंदन है। आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के महामहिम राज्यपाल बने हैं, उनका बिहार के धरती पे स्वागत है। लेकिन एक आश्चर्य है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस जैसे हार्डकोर व्यक्ति एक आरएसएस कैडर को हटा के एक अल्पसंख्यक को बिहार में राज्यपाल क्यों बनाते हैं? मुझे लगता है, और मैं पहले से भी कह रहा था, कि एक वक्त आएगा कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करेगा। मोहम्मद आरिफ खान साहब बिहार के नए गवर्नर मनोनीत हुए हैं। हमारे जदयू परिवार के तरफ से महामहिम जी को बिहार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में बिहार और ऊंचाइयों तक जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं। उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद मिजोरम के गवर्नर हरि बाबू कंभापति को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। रघुवर दास झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि साथ ही वो 2 बार झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर, रघुवर दास एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापस आ सकते हैं। उन्होंने अपने पद यानी कि राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से बीजेपी चला रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के कब्जे में है। सीएमओ का नियंत्रण बीजेपी नेताओं के पास है। नीतीश के 2-4 नेता हैं जो दिल्ली में हैं और 2 बिहार में हैं। बीजेपी के संपर्क में है। पूरा कंट्रोल अमित शाह के पास है। अब यहाँ सीएम जो हैं
पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है, और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। इधर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। बीजेपी और जेडीयू ने राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाई और राबड़ी देवी को दस्तखती मुख्यमंत्री बताया। बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि नीतीश मजबूत सीएम है और अपना निर्णय खुद लेते हैं। मैट्रिक की परीक्षा के डर से स्कूल छोड़कर भागा एक बच्चा नेता प्रतिपक्ष हो गया। वो उप मुख्यमंत्री भी हो गया 2 बार, और वो गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर ओछी टिप्पणियां भी करता रहता है। भाई, मुख्यमंत्री का पद इतना हल्का नहीं है और नीतीश कुमार जी इतने कमजोर नेता नहीं है कि उनकी डोर कहीं और होगी। वो तेजस्वी जी आपकी माता जी थी, जिनकी डोर जेल में बंद घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद के हाथ में थी। श्रीमती राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में सीएमओ को 4 आदमी संचालित करता था। वह 4 आदमी मुख्य रूप से माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय रंजन प्रसाद यादव जी, माननीय जगदानंद सिंह जी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मुकुंद प्रसाद जी, ये 4 आदमी सीएमओ को संचालित करते थे और श्रीमती राबड़ी देवी दस्तखती मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित थे। यह कौन नहीं जानता है। वहीं जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से सोशल मीडिया साइट एक्स पर 2-3 दिनों से लगातार कुछ तस्वीरें पोस्ट की जा रही है, जिसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। 24 दिसंबर को पोस्ट की गई और तस्वीरें साफ कर दी गई। एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बिहार का राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है। पिछले 4-5 दिनों से सियासी गलियारे में कई सवाल तैर रहे हैं। सवाल ये कि 2025 में नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा होंगे या नहीं। बीजेपी नीतीश कुमार को 2025 का चेहरा मानेगी या नहीं। इन सवालों ने बिहार के राजनीतिक पारी को कुछ ज्यादा ही चढ़ा दिया है। अभी कयासबाजी चल ही रही थी कि जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से सोशल मीडिया साइट एक्स पर बैक टू बैक नीतीश कुमार की कई तस्वीरें पोस्ट की गई। 21 दिसंबर को लिखा गया 2025 फिर से नीतीश। अभी तारीख भी नहीं बदली थी कि दूसरी तस्वीर आ गई। क्यों करे विचार जब है ही नीतीश कुमार। तारीख बदली और तस्वीर बदल गई। जेडीयू की ओर से लिखा गया, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। चंद मिनट के अंदर जेडीयू की ओर से एक वीडियो सामने आया, जिसका टाइटल था, जो कहते हैं वो करते हैं। कहते हैं राजनीति में तस्वीरों के मायने होते हैं। जेडीयू की ओर से बैक टू बैक जारी हो रही तस्वीरों के लोग अभी मायने ही निकाल रहे थे कि 24 दिसंबर को जो तस्वीर जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर पोस्ट की गई, उसने हाल के दिनों में चल रही कयासबाजी पर पूर्ण विराम लगा दिया। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा गया, एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार। 2025 में फिर से नीतीश कुमार। मतलब ये कि कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। एनडीए एकजुट है और बिहार में नीतीश ही एनडीए के चेहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की बड़ी बैठक हुई, लेकिन बैठक से पहले आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई। पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव दिख रहे थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की कोई तस्वीर नहीं थी। पटना में आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की बड़ी बैठक हुई, लेकिन इस बैठक से पहले पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर सवाल उठने लगे। दरअसल पोस्टर में 2025 विधानसभा चुनाव के वादे को लिखा गया, लेकिन पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर लगी थी। पार्टी के किसी बड़े नेता की पोस्टर में तस्वीर नहीं दिखी। खुद लालू प्रसाद भी पोस्टर से गायब दिखे। अब पोस्टर पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने तंज कसते हुए कहा, तेजस्वी यादव ने अपने पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही दरकिनार कर दिया। आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। देख सकते हैं ये पोस्टर जो है वो माई बहन योजना के तहत जो ये पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में
सिर्फ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, ना लालू, ना राबड़ी और ना ही आरजेडी के दूसरे कोई बड़े चेहरे जो हैं वो इसमें नजर आ रहे हैं। ये उनके लिए सोचिए कि उनके दिल पे कितना बड़ा आघात लग रहा होगा कि पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष जो कि उनके पुत्र भी हैं, कहीं बैनर पे जगह नहीं मिला। लालू राबड़ी जी को तेजस्वी चाहे अनचाहे रूप से अब राजनीति से रिटायर कर रहे हैं। लालू जी आजकल जो बौखलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यही है कि लालू जी अपनी आंख के सामने नालायक अगली पीढ़ी के कारण अपनी पार्टी को खत्म होते देख रहे हैं। इधर पोस्टर को लेकर तेजस्वी पर एनडीए के हमले के बीच तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी पर चर्चा की। बैठक में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई। तेजस्वी ने माई बहन मान योजना को जनता के बीच ले जाने का निर्देश दिया। बैठक के बाद तेजस्वी ने अम्बेडकर पर दिए बयान को लेकर अमित शाह से माफी मांगने के लिए कहा। इसमें पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, सदस्यता अभियान को लेकर के हम लोग जो है और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कैसे बनाएं, चुनाव की तैयारी के लिए हम सब लोगों को क्या करना है, इसकी हम लोगों की बैठक हुई। उनका तो माफ़ी मांगना चाहिए अमित शाह जी को। उन्होंने जिस प्रकार से बाबा अम्बेडकर जी के बारे में बोला उनको तो रिजाइन करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी तैयारी में जुट गई है, लेकिन आरजेडी की इस बैठक में लालू प्रसाद की तस्वीर ही गायब दिखी। विपक्ष हमेशा लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाकर आरजेडी को घेरती है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या तेजस्वी खुद के चेहरे के भरोसे 2025 के सियासी रण में उतरेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और प्रगति यात्रा के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण के लिए खजाना खोल दिया। नीतीश ने 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। नीतीश ने जीविका दीदियों से भी संवाद किया है। प्रगति यात्रा के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण को बड़ी सौगात देते नजर आए। सीएम ने पूर्वी चंपारण में 2 जगह पर 300 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम का पहला कार्यक्रम केसरिया में था, जहां उन्होंने 201 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केसरिया में विद्यालय भवन, प्लेग्राउंड, मनरेगा पार्क, पंचायत भवन सहित कई योजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम का दूसरा कार्यक्रम सुगौली में था। वहां भी सीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। पहले से चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने लोगों से बात कर उनका फीडबैक भी लिया। सदस्य हो गए, वही है। अब शहरी में भी बनवा रहे हैं ना, करते ताकि वहाँ होता नहीं था, तो यही हमने कर दिया। उसका भी शुरू हो गया, अभी एकदम शुरू हो गया है। और अभी हमको तो जो बताया था करीब 28,000 26 हजार हो गया है। मैंने सब जगह सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण को बड़ी सौगात दी। सीएम ने गन्ने का समर्थन मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। धनौती नदी पर पुल निर्माण के आदेश दिए। रक्सौल के बंगरी नदी पर तटबंध के निर्माण कराने जाने की जानकारी दी। बागमती नदी के दाएं तटबंध पर पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा। घुड़दौर पोखर का जीर्णोद्धार होगा और पर्यटन स्थल के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। इब्राहिमपुर गांव में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल के निर्माण होंगे। साथ ही हाई स्कूल बड़हरवा को विकसित किया जाएगा। रक्सौल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा में पूर्वी चंपारण के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से आनंद अमृतराज और अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के 66 पन्नों का विस्तृत जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीट में जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़ने की कांग्रेस की शिकायत को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। चुनाव आयोग का यह कहना है कि सिर्फ 6 विधानसभा सीट में जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जुड़े। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में मनमाने तरीके से मतदाताओं के नाम न ही जोड़ने गए और न ही हटाए गए हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार की गई है। मतदाताओं के नाम हटाने में कोई अनियमितता नहीं की गई। साथ ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए यह भी कहा कि वास्तविक वोटर टर्नआउट को बदलना असंभव है, क्योंकि मतदान केंद्र पर मतदान बंद होने के समय उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों के पास वोटर टर्नआउट का वितरण देने वाला वैधानिक फॉर्म 17C उपलब्ध होता है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर बताएंगे। डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों की विदेशी सिगरेट जब्त कर ली। म्यांमार से गुवाहाटी लाई गई थी खेप। कंटेनर से 8 लाख सिगरेट जब्त हुए। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गायघाट के मैठी टोल प्लाजा पर ये कड़ी कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीआरआई ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों की विदेशी सिगरेट को जब्त कर लिया है। 8 लाख रुपए से भी ज्यादा इसकी कीमत बताई जा रही है। म्यांमार से गुवाहाटी की तरफ ये खेप ले जाई जा रही थी और इसी बीच कड़ी कार्रवाई के तहत डीआरआई की तरफ से इस विदेशी सिगरेट को जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ 2 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हुई है। और अब खबर पटना से है। पटना के श्री कृष्णपुरी थाने क्षेत्र में गांधीनगर इलाके के हॉस्टल में बर्थडे पार्टी के दौरान 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्र के साथियों पर गोली मारने का आरोप है। बड़ा सवाल है कि छात्रों के पास पिस्टल कैसे पहुंचा। ये 16-17 साल के छात्र ऋषु की तस्वीर है। ऋषु अब इस दुनिया में नहीं है। 23 दिसंबर की रात हुई बर्थडे पार्टी के दौरान ऋषु को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। ऋषु छपरा का रहने वाला था। घर वालों ने बड़ी उम्मीद के साथ उसे पटना भेजा था एनडीए की तैयारी करने के लिए। उसने श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र के गांधीनगर में एक प्राइवेट हॉस्टल में कमरा भी ले लिया, लेकिन इसी हॉस्टल में उसकी जान चली गई। अभी तक जो सामने आया है उसमें यह है कि वहाँ पे लगभग 8 से 10 लड़के थे बर्थडे पार्टी में। तो अभी हम लोग वो जांच कर रहे हैं कि एग्जैक्टली गोली किसने चलाया है। अच्छा, बर्थडे किसका था? बर्थडे ये भी अभी एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये घटना के बाद जो भी बच्चे थे वहाँ पे, जो भी स्टूडेंट या जो भी है, तो वो सब लोग वहाँ से फरार हैं। एसके पुरी थाना क्षेत्र के गांधीनगर की गिनती पटना के पौष इलाके में होती है। यहाँ कई बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल हैं। ऋषु की मौत ने इलाके के लॉज और हॉस्टल पर अब कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि किसने मारी ऋषु को गोली? क्या हॉस्टल में अपराधी रहते हैं? अगर नहीं तो फिर क्या हर्ष फायरिंग में लगी गोली? अगर ऐसा भी हो तो सवाल है कि छात्र के पास कैसे पहुंची पिस्टल? इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या हॉस्टल में बिना वेरिफिकेशन के मिल जाता है कमरा? और हॉस्टल संचालक क्यों नहीं करते छात्रों की निगरानी? इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है, लेकिन उससे पहले मृतक छात्र के रिश्तेदारों का आरोप है कि जिस छात्र ने ऋषु को अस्पताल पहुंचाया उसी ने गोली मारी है। हमारे भांजे को गोली लगी हुई है, तो हम लोग हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल आने के बाद जो लड़का हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया था, मतलब हमारे भांजे को, वही घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन हॉस्टल में चली गोली से छात्र की मौत ने हॉस्टल संचालकों के अलावा पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े जरूर कर दिए हैं, क्योंकि लोग बड़ी हसरत के साथ अपने बच्चों को पटना पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर ऐसी घटना घटेगी तो फिर लोग बच्चों को अकेले कैसे भेजेंगे? न्यूज़
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।